Hello guys, I am Ramakant and welcome in 24 Hour Educate, the chapter that we are going to start today is buildings, paintings and books. So let's start this lecture now. The first topic is the iron pillar. महरौली की जो आयरन पिलर है जो कि दिल्ली में स्थित है, इसकी लंबाई 7.2 मीटर और वेट 3 टन है। इसे 1500 ईस्वी में बनवाया गया था गुप्त वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के राजा द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में इस पिलर पे इंस्क्रिप्शन भी करवाए गए हैं कुछ बातें। आयरन पिलर का मतलब होता है कि एक लंबा सा लोहा का पिलर जिसमें किंग के बारे में कुछ चीज़ें लिखी जाती है या उस डायनेस्टी के बारे में कुछ बातें लिखी जाती है। इस पिलर की सबसे खास बात यह है कि इसे अब तक 1500 साल हो चुके हैं और ये अभी तक रस्टेड नहीं हुआ है, यानी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटलवर्जी। मेटलवर्जी, इससे मतलब होता है कि धात्विक चीज़ें। भारत धात्विक चीज़ों में बहुत परिपूर्ण रहा था अपने इतिहास में। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के अनुसार से जो हड़प्पन क्राफ्टमैन थे, वे बहुत अलग अलग धात्विक चीज़ों से जानकार थे। जैसे वे कॉपर मेटलवर्जी से भी जानकार थे। उन्होंने कई अलग अलग तरह के धातुएं बनाए हैं कॉपर और टिन को मिक्स करके। यहाँ तक कि वे कॉपर और टिन को मिक्स करके जो ब्रॉन्ज बनाए जाते थे उसको भी जानते थे। और उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वे लोहे के बारे में जानने का आरंभ कर दिए। जो इंडिया था बहुत हाईली क्वालिटी का जो आयरन होता है वो प्रोड्यूस करता था और इससे बनी हुई चीज़ों को बनाता था। नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। अलग अलग तरह के जो भी घर बने हुए हैं, जो भी स्तूप बने हुए हैं, उसके बारे में की जा रही है। कुछ ईंट से बने होते थे तो कुछ स्टोन से यानी पत्थर से बने होते थे। भारत का जो स्किल क्राफ्ट है, सो यहाँ के लोगों के बीच में स्किल था उस समय, वो बहुत ही लंबा एक नमूना था। जैसे स्तूप अब तक जो सरवाइव हुआ है, ये एक नमूना बताता है इंडियन स्किल क्राफ्ट का। ये जो स्तूप है शब्द, इस शब्द का मतलब होता है मौड, मतलब एक टीला, मतलब एक गुंबद के आकार का घर। ये अलग अलग तरह का हो सकता है, गोला, बड़ा या फिर छोटा। इसमें ये कॉमन फीचर है। इस स्तूप के बीच में एक स्मॉल बॉक्स होता है जो स्तूप का हार्ट कहलाता है। इसमें शायद बुद्धा या फिर उनके फॉलोअर के जो बोन, टीथ या फिर जो भी एसेस बते होते थे उनको रखा जाता था, या फिर जो वे अलग अलग प्रीशियस स्टोन या फिर अलग अलग कॉइन यूज़ किया करते थे। इस बॉक्स को रेलिक कैस्टिक बोला जाता था, जो कि पृथ्वी से ढका होता था, मिट्टी से ढका होता था। इसके ऊपर एक लेयर बना दिया जाता था पक्की हुई मिट्टी का इसके टॉप पे, और डोम लाइक स्ट्रक्चर यानी गुंबदनुमा आकृति ऊपर से बना के कवर कर दी जाती थी। गुंबदनुमा आकृति जो होते थे स्टोन स्लैब से बनाए जाते थे। स्टोन स्लैब मतलब पत्थर की जो टुकड़ियां होते हैं उनसे। इसके चारों तरफ एक पथ होता था जिसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता था। अब आगे बात की जा रही है कि ये जो होता था स्तूप रेलिंग से सराउंडेड होता था। जो डिवोटीज लोग होते थे, जो भक्त होते थे, इसके चारों ओर चक्कर लगा के स्तूप के क्लॉकवाइज में अपना जो डिवोटी है यानी जो पूजा है, डिवोशन को रिप्रेजेंट करते थे। जो गेटवेज होता था स्कल्पचर से अलग अलग तरह के डेकोरेटेड होता था, मतलब सजा हुआ होता था। स्कल्पचर से मतलब है कि पत्थर से बनी हुई अलग अलग तरह की मूर्तियाँ, यानी गेट जो होते थे पत्थर से अलग अलग तरह की मूर्तियों से सजे होते थे। ये ऐसा प्लेस, धार्मिक प्लेस होता था जहाँ बहुत सारी स्तूप रहते थे। एक साथ बहुत सारे स्तूप बनवाए जाते थे। इनमें से बहुत सारे जो स्तूप हैं वे करीब 2000 साल पुराने हैं। इसके बाद में कुछ अलग तरह के बिल्डिंग्स बनने शुरू हो गए, बिल्डिंग्स की खुदाई होनी शुरू हो गई। उस समय ज़्यादातर आर्टिफिशियल किप्स बनवाए जाते थे पत्थरों को खुदवा करके। इसमें ज़्यादातर जो स्कल्पचर होते थे
या फिर पेंटिंग वॉल से बने होते थे, यानी इन चीज़ों से डेकोरेटेड होते थे आर्टिफिशियल केव्स। इनमें से कुछ पुरानी जो हिंदू मंदिरें रहे हैं उस समय के, जैसे विष्णु के, शिव के, दुर्गा के, जो कि भक्तों के द्वारा पूजा किए जाते थे, इनके भी बहुत ज़्यादा मंदिर उस समय प्रचलन में रहे थे। ज़्यादातर जो मंदिरें होती थी उसके बीच में एक गर्भगृह होता था, जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो गॉड होते थे, जो डाइटी होते थे, उनका फोटो यानी इमेज लगा होता था। लोग वहाँ बैठ करके जो रिचुअल्स होते थे वे पूजा करते थे, अपने डिवोशन को प्रेजेंट करते थे, वर्शिप करते थे। बैठर गांव एक टावर होता था मंदिर के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर, यानी एक शिखर होता था। उससे यह पता चलता था कि एक सेक्रेट प्लेस यानी धार्मिक प्लेस है। जो बिल्डिंग शिखर होते थे वे बहुत ही केयरफुल प्लानिंग से के साथ बनाए जाते थे। टेम्पल्स के पास एक अलग तरह का स्पेस होता था जिसको मंडप बोला जाता है। हम इन दिनों में भी देखने को ये चीज़ें मिलती है, जहाँ लोग असेंबल होते थे, यानी एक तरीके से अलग अलग तरह के लोग जमा होते थे और वहाँ बातें होती थी। हाँ हाँ। Now the next topic is how were stupas and temples built। जो यूजुअली राजाएं और क्वींस होते थे वे एक्सपेंसिव चीजें बनाई करते थे, जैसे स्तूपा और टेम्पल का निर्माण कराने में वे बहुत से ज्यादा करते थे। इसके लिए सबसे पहले अप्रोप्रिएट प्लेस चुना जाता था और वहां अलग तरह की पथले अलग अलग स्थानों से खोज करके और ले जाए जाते थे, जो गुड क्वालिटी स्टोन होते थे उनको। इसके बाद उनको एक रफ ब्लॉक में तैयार किया जाता था। जिस तरह से हम ईंट का ब्लॉक तैयार करते हैं उसी तरह से पत्थर को एक रफ ब्लॉक में तैयार किया जाता था। उसके बाद उसको बिल्डिंग का पिलर बनाने के लिए, फ्लोर बनाने के लिए और जो छत होते हैं उनका निर्माण कराने के लिए एक स्पेशल प्लेस पे सावधानी पूर्वक रख करके और जो स्तूपा है और जो टेम्पल है इनका निर्माण किया जाता था। इसके बाद जो राजाएं होते हैं या फिर जो भी रानियां होती हैं, ये पैसे कहाँ से लाते थे? ये पैसे अपने खजाने से लाते थे। और जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, जो उनमें बढ़ई का काम करते थे, जो उन चीजों का निर्माण करने में जो मजदूर होते थे, उनको पैसे पे किया जाता था। इसके अलावा जब डिवोटी उस टेम्पल में या फिर स्तूप में विजिट करते थे तो वे गिफ्ट के रूप में कुछ पैसे दिया करते थे और उन पैसों का जो यूज है उन बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने में किया जाता था। और बहुत सारे वर्कर्स इस तरह के थे जिन्हें इन चीजों में पे किए जाते थे पैसे, जैसे मर्चेंट हो गए, फार्मर्स हो गए, गार्लैंड मेकर्स हो गए, परफ्यूमर्स हो गए, स्मिथ हो गए, बहुत सारे अलग अलग मैन या फिर वुमेन जिनका केवल नाम से हम जानते हैं। और उनका जो नाम होता था पिलर्स पे इंस्क्राइब किए जाते थे और दीवालों के रेलिंग्स पे, ताकि उन्हें भी अपने काम के लिए जाना जा सके। Now the next topic is how were stupas and temples built। यूजुअली जो राजाएं या रानियां होते थे वे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही एक्सपेंसिव जो स्तूपास और टेम्पल्स होते थे उनका निर्माण कराते थे। सबसे पहले एक गुड क्वालिटी का पत्थर ढूंढा जाता था और एक अप्रोप्रिएट प्लेस ढूंढा जाता था कि कहाँ स्तूप या टेम्पल्स का निर्माण कराना है। और जो पत्थर होते थे उनको वहाँ ले जाया जाता था। वहाँ ले जाने के बाद इनको एक रफ ब्लॉक में तैयार किया जाता था, जैसे हम अभी ईंट का ब्लॉक तैयार करते हैं घर बनाने के लिए। इसके बाद इनको पिलर्स में या फिर जो दीवार के पैनल्स होते हैं या फिर जो फ्लोर हैं या फिर सीलिंग्स जो होते हैं, छत, उनमें सावधानी पूर्वक बैठा करके अच्छे प्लेस पे घर तैयार कर दिया जाता था, स्तूपास और टेम्पल्स तैयार कर दिया जाता था। अब हाउ वेर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट में एक बात और है, जो किंग्स, जो राजाएं और रानियां होते थे, वे क्राफ्ट पर्सन्स को अपने खजाने से पैसे पे किया करते थे। जो लोग इन महत्वपूर्ण चीज़ों को बनाते थे, जो लोग इतने स्प्लेंडिड स्ट्रक्चर यानी इतने भयावह, इतने सुंदर चित्र बनाते थे, उनको
इसके अलावा जब डिवोटीज विजिट करते थे स्तूप या फिर टेम्पल में, तो एक गिफ्ट के रूप में कुछ पैसे, जैसे अभी हम दान के रूप में कुछ चीज़ें मंदिरों में जाने के बाद देते हैं, वैसे ही दिया करते थे। उन पैसों का जो यूज़ है मंदिरों को या फिर स्तूपास को डेकोरेट करने में किया जाता था। और बहुत ही अलग अलग तरह के वर्कर्स होते थे जिनका बहुत ही अहम योगदान रहता था, जैसे मर्चेंट्स हो गए, फार्मर, गार्लैंड मेकर्स जो हो गए, परफ्यूमर्स हो गए, स्मिथ, और जो हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वुमेन जिनका नाम नहीं जानते हैं हम, और उनका नाम जो है पिलर्स पे इंस्क्राइब करवा दिया जाता था ताकि ये अपने इम्पोर्टेंट कामों के लिए जाने जाएं, या फिर रेलिंग्स पे, जो दीवालों के रेलिंग्स होते हैं उन पे। अभी भी हम कहीं भी अगर आप घूमने के लिए किसी अलग अलग प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे वर्कर्स के जो नाम होते हैं वे आपको लिखे मिलेंगे। नाउ ये जो बिल्डिंग्स बनाए जाते थे इनको एक खास पेंटिंग्स में सजाया जाता था, डेकोरेट किया जाता था। जैसे हम अजंता की गुफाओं को देखें तो उनको भी एक खास पेंटिंग में खास कलरिंग किया गया है। इसी तरह से बहुत सारे सेवेरल केव्स रहे हैं जिनको हॉलोड करा के उनके बाद उनको पेंटिंग्स कराए गए हैं। जो केव्स होते थे उसको अंदर से पेंटिंग कराया जाता था, उनके डार्क में, जो इनसाइड में जो होते थे केव्स के डार्क कलर की पेंटिंग्स कराई जाती थी लाइट की सहायता से। आज से करीब 1500 साल पहले जो पेंटिंग्स हैं उनका खोज हुआ। पेंटिंग्स यानी कलर्स कैसे बनाए जाते थे? प्लांट और उसके कुछ मिनरल्स को मिला करके प्लांट से लोग अलग जो आर्टिस्ट होते थे वे कलर्स बनाते थे। हालांकि इतिहास, ये जो आर्टिस्ट हैं इनको इतिहास भुला दिया, उनको ज़्यादातर हिस्ट्री में हम नहीं जानते हैं। ज़्यादातर जो मोनास्ट्रीज होते हैं जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क ठहरते थे उनको भी एक अलग तरह के पेंटिंग से सजाए जाते थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। उस समय बहुत अलग अलग तरह के स्टोरीज, लंबी लंबी स्टोरीज लिखी जाती थी, जैसे एपिक्स का मतलब होता था कि बहुत लंबी लंबी कहानियाँ जिसमें हीरोइक मैन एंड वोमेन एक कैरेक्टर होते थे। हीरोइक मैन और वोमेन का मतलब होता है कि स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसको हीरोइक मैन या फिर वोमेन बोला जाता है। इसमें भगवान के बारे में भी कहानियाँ लिखे जाते थे। एक फेमस तमिल एपिक है शिल्पाधिकारम, जो एंग्लो के द्वारा कंपोज्ड की गई थी सन 1800 ईयर्स पहले। इसमें एक मर्चेंट जिसका नाम कोवलान है, जो कि एक लड़की जिसका नाम माधवी है उसके लव में आ जाता है अपनी वाइफ कांगी को छोड़कर। इसकी कहानी है। इसमें पता चलता है कि जो कांगी है उसके बाद जब ये जो कोवालान है माधवी के लव में आ जाता है तो कांगी इसको लेफ्ट कर देती है और पुहार चली जाती है। पुहार को छोड़ करके मदुरई चली जाती है, जहाँ जो एक पांड्या साम्राज्य में एक ज्वेलर जो था कांगी को यानी कोवालान को एक्यूज्ड घोषित कर देता है, यानी थेफ्ट घोषित कर देता है, और जो पांड्या किंग है उसको डेथ सेंटेंस करार देता है, यानी मौत की सज़ा सुनाता है। तो फिर कांगी जो कि अभी भी कोवालान की लव में है, वो अभी भी कोवालान को लव करती है। तो उसको ये जो इनजस्टिस हुआ कोवालान के साथ उसको बहुत बुरा लगता है, और कांगी जो है पूरे मदुरई सिटी को बर्बाद करके रख देती है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट तमिल एपिक रहा है जिसका नाम है मणिमेखला, जो शितलेस्तनार के द्वारा कंपोज्ड किया गया था लगभग 1400 ईस्वी पहले। उस स्टोरी में कोवलान और माधवी इन दोनों माँ बेटियों की स्टोरी बताई गई है। हालांकि ये जो स्टोरी है बहुत दिनों तक स्कॉलर्स के बीच में नहीं रहा, यानी ये हिस्ट्री से लॉस्ट हो गई थी, लेकिन कुछ 100 वर्षों के बाद फिर से वापस इसको रीडिस्कवर्ड कर लिया गया था। और भी इम्पोर्टेंट इस दौरान राइटर्स रहे हैं जैसे कालिदास, जिनके बारे में हम चैप्टर 10 में पिछली बार पढ़े थे। कालिदास विशेषकर संस्कृत में लिखते थे अपने वर्क्स।
नाउ द टॉपिक इज़ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। इसमें हम उन किताबों या फिर उन स्टोरीज़ की बात करेंगे जो प्रिजर्व करके पहले रखे जाते थे। जैसे बहुत सारे हिंदू रिलीजियस स्टोरीज उस समय लिखे जाते थे, जिसमें बहुत अलग अलग तरह की स्टोरीज होती थी। जैसे पुराण, पुराण मीन्स होता है ओल्ड, मतलब बहुत पुरानी स्टोरीज जो कि प्रिजर्व करके रखी जाती थी। पुराण में ज़्यादातर भगवान की कहानियाँ होती थी, जैसे पार्वती, शिव, दुर्गा या फिर विष्णु। इसमें कई तरह से भगवान की पूजा की जाती है और उस दौरान कुछ राजाएं होते थे, उनके बारे में कहानियाँ होती थी। जो पुराण होते हैं ये ज़्यादातर संस्कृत में लिखे गए थे। पुराण को हर कोई को सुनने का अधिकार था, इसे हर कोई सुन सकता था, हर कोई पढ़ सकता था, ओमन और शूद्र भी। जैसे हम जानते हैं, पिछला चैप्टर में हम पढ़े थे कि जो वेद थे, वेद में जो शूद्र हैं इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन जो पुराण है इसको सब कोई पढ़ सकता था। जो पुराण है इनको टेम्पल्स में रिसाइटेड किया जाता था, यानी टेम्पल्स में रखा जाता था जहाँ पुजारी रहते थे, और इसको सुनने के लिए लोग टेम्पल्स जाया करते थे। दो संस्कृत एपिक्स जो रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं, जैसे महाभारत और रामायण। ये बहुत ज़्यादा समय तक पॉपुलर रहे थे और अभी भी हैं। इसमें से बहुत सारी कहानियों के बारे में आप जानते होंगे। जैसे महाभारत के बारे में यदि हम चर्चा करें तो महाभारत, कौरव और पांडव दो चचेरे भाई हैं, जो एक कुरुस किंगडम था, उसकी राजधानी जो हस्तिनापुर थी, उस पर अधिकार करने को लेकर इन दो भाइयों में लड़ाई हो जाती है। ये जो कहानी है अपने आप में बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन इसको बाद में एक राइटर के द्वारा लिखी जाती है लगभग 1500 साल पहले। पुराण और महाभारत इन दोनों के राइटर वेद व्यास को माना जाता है। भागवत गीता, जो कि हम चैप्टर 9 में पढ़े थे, जो कहानी थी अर्जुन और कृष्ण की, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़े हैं। अगर आपको चैप्टर 9 का लेक्चर चाहिए तो हम वीडियो में लिंक के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। अब रामायण की बात की जाए तो राम के बारे में कहानी है, जो कि कौशला का प्रिंस है और जिन्हें अपने देश से ही निकाल दिया जाता है। इनकी जो वाइफ सीता हैं, इनके वनवास के दौरान चुरा ली जाती हैं रावण के द्वारा, और राम जो हैं अपनी वाइफ सीता को वापस पाने के लिए रावण से युद्ध करते हैं और युद्ध जीतते भी हैं। युद्ध जीतने के बाद वे अयोध्या वापस आते हैं, जो कि कौशला की राजधानी थी। महाभारत के जैसा भी रामायण एक बहुत पुरानी स्टोरी है, जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। वाल्मीकि जो रामायण का संस्कृत भाग है उसके ऑथर माने जाते थे। नाउ इम्पोर्टेंट राइटर्स के अलावे जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, आम लोग होते थे, वे भी स्टोरीज लिखा करते थे उस समय। उसी में से एक स्टोरी है द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। एक समय गंगा यानी हिमालय के किनारे, हिमालय के पास गंगा के किनारे एक बंदर का राजा रहता है अपने 80,000 फॉलोअर्स के साथ। उसके फॉलोअर्स 80,000 थे। उनके पास यानी हिमालय घाटी में एक स्पेशल टाइप का मैंगो होता है, आम होता है, जो कि बहुत मीठा होता है। वैसा मीठा आम पूरे लैंड पे मिलना मुश्किल था, एक अलग तरह का आम। एक बार होता क्या है कि एक बंदर आम खाते वक्त एक आम को तोड़ के नीचे नदी में बहा देता है, यानी गलती से गिर जाती है नदी में, गंगा में, और बहते बहते वो आम वाराणसी तक पहुंच जाती है। एक राजा नदी में नहा रहा था। नहाते वक्त जब वो आम को पाता है और उसको खाता है यानी टेस्ट करता है, तो उसको इतना मीठा लगता है, वो अमेज्ड हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा आम आखिर हो सकता है कहाँ। वो राजा करता क्या है कि अपने आदमी को भेजता है हिमालय क्षेत्र में ढूंढने के लिए कि ऐसे ट्री कहाँ हो सकते हैं, आप जाओ और ढूंढो। आखिरकार लास्ट तक राजा के जो आदमी होते हैं उस आम के पेड़ को खोज लेते हैं, और राजा जो है रात को पाता है कि जो बंदर हैं वे आम पर अपने दावत देते हैं, यानी शाम को आम खाते हुए वे पाए गए। और ये जो राजा है इन सब को मारने की कोशिश करता है, यानी उन दोनों में एक तरीके से युद्ध शुरू हो जाती है, बैटल शुरू हो जाती है।
इसके बावजूद भी जो बंदर हैं ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। बचाने की कोशिश करने के दौरान जो बंदर का जो राजा है वो करता क्या है कि आम का जो भी ब्रांचेस होते हैं उसको तोड़ तोड़ के एक साथ बांध करके और ब्रिज बनाने की कोशिश करता है, जिसे रिवर के जो ब्रिज हैं उससे इसके बंदर के जितने भी फॉलोअर्स हैं, साथी हैं, वे नदी को क्रॉस कर जाएं और बच जाएं। इस ब्रांच के द्वारा ब्रिज बनाने के दौरान जो बंदर का राजा है वो नदी में गिर जाता है। इसको राजा देखता है कि वो अपने साथी को बताने के लिए कितनी मेहनत करता है और नदी में गिर गिर जाता है, तो राजा उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन राजा असफल हो जाता है, उसको बचा नहीं पाता है। अंततः जो बंदर होता है वो मर जाता है। इसको देख करके राजा को बहुत दुखी होता है कि एक महान राजा था वो बंदर, अपने साथियों के लिए अपना जान दे दिया। और इस पे राजा बहुत विलाप करता है, चिल्लाता है, यानी मौन करता है और उसको पेड फुल रिस्पेक्ट, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ उसके अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद हमारे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह की साइंस पे बुक भी लिखी जाती है और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं उस समय के, जैसे आर्यभट्ट जो कि मैथमेटिशियन के साथ साथ खगोल वैज्ञानिक थे यानी एस्ट्रोनॉमर थे। वे जो एक बुक लिखे थे संस्कृत में आर्यभट्टियन, इसमें उन्होंने बताया कि दिन रात पृथ्वी के रोटेशन होने के वजह से होता है और पृथ्वी में एक्सिस है, जो हम जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो इसी बात को उन्होंने सबसे पहली बार बताया था कि पृथ्वी में जो है एक्सिस एग्जिस्ट करती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो सूर्य है उगता है और इसके साथ साथ डूबता भी है, यानी राइजिंग एंड सिटिंग एवरी डे। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताया इक्लिप्स के बारे में। इक्लिप्स का मतलब होता है कि जो हम ग्रहणों के बारे में जानते हैं कि सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। कैलकुलेटिंग द सरकमफेरेंस, यानी वृत्त का जो हम लोग परिधि निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उस बारे में भी उन्होंने बताया। इसके बाद और भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जैसे बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे बहुत महान साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग तरह की खोजें की। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ जिस तरह से हम लोग हर एक चैप्टर में एक ईल्सफेयर पढ़ते आए हैं, उसी तरह से आज का जो ईल्सफेयर है इसमें हम पेपर के बारे में जानेंगे। हमारे ज़िंदगी में पेपर का आप लोग सबको ही जानते हैं कितना योगदान है इन दिनों। बुक्स जो भी हम लोग पढ़ते हैं वे सारे पेपर के बने होते हैं। पेपर सबसे पहले 1900 साल पहले जो है चाइना में इन्वेंटेड किया गया था साई लून नामक व्यक्ति के द्वारा। पेपर को फाइबर्स, उस जो प्लांट का जो फाइबर, क्लॉथ या फिर जो उसका रोप होता है, पेपर का जो छाल होता है, बार्क होता है, उससे इसको बनाया जाता है। सबसे पहले इसको वाटर में बहुत देर तक भिगो के रखा जाता है। इसके बाद इसको प्रेस्ड किया जाता है कुछ मशीनों के द्वारा और इसको फिर से सुखा करके और पेपर बनाई जाती है। बहुत सारी जो पेपर है आजकल भी बनाए जाते हैं, हैंडमेड होते हैं, जो हाथ से बने होते हैं। पेपर बनाने का जो भी तरीका था ये बहुत दिनों तक सीक्रेट रहा था। आप लोग जानते हैं चाइना सीक्रेट रखने में बहुत माहिर है। तो 1400 साल पहले के आसपास कोरिया में पता चला था ये बातें। इसके बाद वहाँ से जापान फैली। इसके बाद धीरे धीरे बगदाद में 1800 ईस्वी के करीब आसपास पता चला और वहाँ से बगदाद से होते हुए ये बातें यूरोप तक फैली कि पेपर कैसे बनाई जाती है। यूरोप के बाद अफ्रीका और फिर एशिया में फैल गया और फिर आज हमारे सब कॉन्टिनेंट भी इस बातें को सब कोई जानता है। नाउ एक छोटी सी इन्वेंशन की स्टोरी है जैसे जीरो और आयुर्वेदा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जीरो के बारे में सब कोई जानते हैं। जैसे जीरो का खोज जो है इंडिया के जो महान मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, इनके द्वारा इसकी खोज की जाती है। सबसे पहले इसको अरबों ने अपनाया, इसके बाद यूरोप ने, और आज पूरी दुनिया में ये चीज़ें फैली हुई है। अब आयुर्वेदा की बात करें। आयुर्वेदा एक वेल नोन सिस्टम है हेल्थ केयर का, हेल्थ साइंस का, जो कि प्राचीन भारत में डेवलप्ड हुआ था। दो महान प्रैक्टिशनर यानी साइंटिस्ट रहे थे आयुर्वेदा के। पहला से दूसरा शताब्दी के बीच में जो फेमस साइंटिस्ट थे वे चरक थे।
जिन्होंने चरक संहिता बुक लिखी, उसमें आयुर्वेद के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। इसके बाद जो 4वीं शताब्दी में जो महान राइटर्स रहे थे, सुश्रुत रहे थे। तो सुश्रुत जो थे अपने एक बुक लिखते हैं सुश्रुत संहिता, उसमें उन्होंने एलेबोरेट सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स के बारे में स्टोरी बताते हैं। और ये जो सेंचुरी है ये 2री शताब्दी सीई यानी कि जब से स्टार्ट हुआ डेट उसके 2 साल पहले, और 4वीं शताब्दी की बात हो रही है 400 साल पहले जब से ईस्वी स्टार्ट हुआ था। तो आज का स्टोरी यहीं हमारा समाप्त होता है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आती है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें ताकि उन्हें भी लॉकडाउन की सुविधाओं का फ़ायदा हो सके।